हेलो बच्चों। आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर मैं अभिनव सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वही पिछली टॉपिक हमारे चल रहे हैं, पहला चैप्टर है आपका। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सभी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हम उठाते हैं आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कार्य कैसे करती हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझिए आप। इसके लिए हम आपको बताते हैं पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ये कोई छड़ चुंबक है, दो ध्रुव है, आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस चुंबक के चारों तरफ एक बल लगेगा, या ये कहें कि इस चुंबक के पास में, इसके चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र में जब किसी भी धातु को, लोहे की धातु, लोहा, निकल या कोई या दूसरी चुंबक आप लाएंगे तो एक बल का अनुभव करती है। और बल का अनुभव कहाँ करती है? इस चुंबक के चारों तरफ। अब कहाँ तक करेगी? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ, यहाँ या इसके बाहर। तो इसे दिखाने के लिए हम चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं। कैसे? और इनकी धारणा क्या बताई गई कि इनकी जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी ये उत्तरी ध्रुव से चलेंगी और दक्षिण ध्रुव पर जाकर खत्म होती है, इस तरह से। ये बल रेखा है और इनकी दिशा क्या है? एन से एस की तरफ। ये यहां से निकली, ये यहां से निकली और यहां पर आकर मिल जाएगी। इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखा है। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है चुंबकीय बल रेखाओं की? पहली तो ये कंडीशन इसकी कि क्या रहेगा, इनकी दिशा जो रहेगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी ये उत्तरी ध्रुव से चलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। ये पहली कंडीशन। दूसरी और सबसे जरूरी कंडीशन इसकी क्या है? जब भी चुंबकीय बल रेखाएं आप खींचते हैं तो ये लाइंस कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र वास्तविक, यानी आपके पास दो पॉइंट्स हैं। एक आपका है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं। ये दोनों, चुंबकीय क्षेत्र तो वास्तविक होता है, यानी ये एक रियल प्रॉपर्टी है इसकी, और ये क्षेत्र रेखाएं ये इमेजिनरी प्रॉपर्टी। डिफाइन कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे, आप एक चीज समझिए कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। ये वे रेखाएं हैं, या ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं जिनसे हम किसी चुंबक के वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। यानी इसके चारों तरफ जो फोर्स है, इस एरिया में जो भी बल कार्य करेगा, चुंबकीय बल, यानी हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स यहां पर होगा वो कैसा होगा? वो वास्तविक होगा, रियल होगा। अब दिखाएंगे कैसे? भाई एक चुंबक अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो चुंबक का बल कहाँ तक जाएगा? हम इस बोर्ड को एक तल मान लेते हैं, माना ये एक प्लेन है और इसे मान लेते हैं वास्तविक चुंबक है। चलो मार कर लेते हैं, मान लिया ये एक क्षण चुंबक है। अब इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक रहेगा? अनंत तक तो हो नहीं सकता। प्रत्येक चुंबक का अपना प्रभाव क्षेत्र होता है, तो उस प्रभाव क्षेत्र को दिखाने के लिए हम बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। और बल रेखाएं कैसी होती है? वो काल्पनिक होती है। चुंबक उन्हें ड्रॉ नहीं करता, उन्हें हम ड्रॉ करते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक। पहला पॉइंट आपका था कि इनकी दिशा जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव से चलेंगी, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएंगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक। थर्ड पॉइंट क्या था?
कि एक दूसरे को काटती हैं? ये एक दूसरे को काटती नहीं, ये तीसरा पॉइंट आपका रहेगा। इसी प्रकार ये तो थी हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब हमने टॉपिक क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है? सबसे पहले आप एक चार्ज लेंगे प्लस क्यू, ये एक धनावेश है। अब धनावेश जब कहीं पर रखा जाएगा, कोई भी आवेश हो, तो वो क्या करता है? एक फोर्स क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, बल लगेगा और बल के प्रभाव से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या करना हमें? सबसे पहले मैं यहाँ पर, जैसे आपने बताया था नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पर हम आवेश लेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो आवेश हैं। इन दो आवेशों से आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। यहाँ पर लेते हैं माइनस, यहाँ पर लेते हैं इस तरह से। चुंबकीय क्षेत्र में क्या था? चुंबकीय क्षेत्र में दो ध्रुव थे, नॉर्थ और साउथ। और वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा? इसमें दो आवेश होंगे, एक आपका नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब इन आवेशों की दिशा क्या होगी, या आवेशों से जो बल निकलेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ से साउथ की ओर रहता है, और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है इसमें धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो खत्म होगा जाकर हमारा नेगेटिव चार्ज पे। ये पॉजिटिव चार्ज, इससे क्षेत्र रेखा चली, नेगेटिव तक आई, ये इसकी दिशा रही। ये दूसरी बल रेखा, इसकी दिशा ये रही। इसी तरह से अन्य रेखाएं भी आएंगी आपकी। ये एक रेखा यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर जाकर ये मिल गई, ये यहाँ से निकली और यहाँ पर आकर मिल गई। इसकी दिशा क्या रही? ये दिशा जाने की और ये नेगेटिव तक आने की दिशा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में होता था नॉर्थ से साउथ की ओर, ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में प्लस से माइनस की ओर। ये तो इनकी हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं कि दिशा क्या होगी? जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की ओर। ये पहला पॉइंट। इसके बाद ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में दिशा हो गई। दूसरा पॉइंट क्या था? इसके बाद हम समझेंगे कि क्या ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती हैं? यानी एक रेखा अगर यहाँ से चली और दूसरी रेखा भी मान लो यहाँ से चली, क्या ये किसी भी तरह से यहाँ काटेगी? ये यहाँ से यहाँ पे नहीं काट सकती। इसे हम डिस्कशन थोड़ी देर बात करेंगे इस पर। आप इस पर पहले ये समझिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती कैसे हैं। तो आपने समझा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जनरेट कैसे होती हैं? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगी और नेगेटिव तक जाएंगी। अब यहाँ पर एक प्लेन लेते हैं हम। इस प्लेन पर ये एक कर्व लिया हमने मान लिया ये एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। इस प्लेन में ये कर्व है, इस वक्र के ऊपर हमें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बतानी है। हम पॉइंटर ले लेते हैं। ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा और यहाँ पर पांचवा बिंदु। हमने 5 बिंदु ले लिए और इन बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हम एक काम करते हैं कि जो भी हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखा दी हुई है उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं? कि कोई रेखा जो उस दिए गए बिंदु को स्पर्श करती हुई निकल जाए। तो अगर इस बिंदु पर आप खींचते हैं तो
इसकी दिशा ये रहेगी। इस बिंदु पर खींचेंगे तो इसकी दिशा ये होगी। बिंदु 3 पर इस तरह से, 4 पर ऐसे, और 5वें बिंदु पर इस तरह से। ये कुछ और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब अगर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ही प्लेन में दे दी जाए आपको और कहा जाए कि इनमें आप चार्ज लगाइए, मतलब आपको केवल रेखाएं दे दी, इनकी दिशा दे दी है और आपको बताना है कि धनावेश कहाँ पर होगा और ऋणावेश कहाँ पर होगा, तो कैसे बताएंगे? तो बताने का सिंपल सा तरीका है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जनरेट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। जाती कहाँ पर है? नेगेटिव पर। तो जहाँ से रेखाओं की शुरुआत होगी वो हमारा रहेगा धनावेश, और जहाँ पर ये जाएंगी वो रहेगा हमारा ऋणावेश। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? उस पर स्पर्शी खींचकर। तो दूसरा पॉइंट आपका रहेगा, जो इनकी दिशा होती है वो कैसे ज्ञात करते हैं? स्पर्श रेखा द्वारा। ये आपका दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट में दो चीजें हो गई, एक तो इसके चार्ज की आपकी कंडीशन हो गई कि इसकी दिशा क्या रहेगी, प्लस से माइनस की, और दूसरा दिशा अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पहले से दी हुई हो तो उन पर कैसे ज्ञात करेंगे? उन पर स्पर्श रेखा खींचकर। अब स्पर्श रेखा खींचने के बाद यहाँ पर कुछ हम आपको क्षेत्र रेखाएं दे रहे हैं, आपको बताना है कि आप समझें कि इनकी दिशा और इनका परिमाण कैसा होगा। कुछ दिशाएं, कुछ हमने आपको रेखाएं दे दी इस तरह से, ये पहला। दूसरा आपका इस तरह से रहेगा। थर्ड जो है वो थोड़ा कर्वी होगा आपका। और चौथा प्लेन इस तरह से। अब ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। अब इन 4 एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है? आपको 2 चीजें बतानी है। पहली आपको इनकी बतानी है दिशा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में दिशा क्या है, दिए गए बिंदु आपको भी दिए जाएंगे। पहली आपको दिशा ज्ञात करनी है, दूसरा आपको ज्ञात करना है इनका परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड और डायमेंशन इसकी ज्ञात करनी है, कैसा रहेगा। अब यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो 4, 5, 2 जो भी संख्या दी हो तो आप परिमाण निकाल सकते हैं। वरना परिमाण निकालने का दूसरा तरीका ये है कि जब आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में संख्याएं न दी हो, आपको केवल बिंदु दे दिए जाए। मान लो यहाँ पर हमने आपको बिंदु दिए ये, इस तरह से, तो परिमाण कैसा रहेगा? नियत रहेगा या परिमाण बदलता रहेगा? दिशा नियत रहेगी या दिशा बदलती रहेगी? इसके लिए आप यहाँ पर एक ऐसे करके 2 कॉलम बना लीजिए। एक में हमने लिख देना है दिशा और दूसरे में लिख देना है परिमाण। इसमें हम नंबर डाल देते हैं चारों फिगर के। ठीक, तो समझने वाली बात इसमें यह है कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी समान रहे, यानी इनका जो गैप है, ये गैप ये इक्वल हो। आपको यहाँ पर 4 क्षेत्र रेखाएं दी हुई है, 4 क्षेत्र रेखाओं से परिबद्ध जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें 3 विद्युत क्षेत्र बनेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर एक ही दिशा में, एक ही समान तल में, एक ही दिशा में जाती हुई वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हों तो जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उससे एक कम करके वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होते हैं। जैसे इसमें 4 रेखाएं हैं तो इसमें वैद्युत क्षेत्र कितने बनेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, परिबद्ध वैद्युत क्षेत्र, यानी इससे घिरा हुआ। बाह्य वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर निर्भर करेंगे। यहाँ से अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और निकालना चाहें इस तरह से निकल सकती हैं, लेकिन ये परिबद्ध नहीं होगी, यानी घिरा हुआ नहीं होगा। और घिरा हुआ जो वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है वो वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात नहीं कर सकते। जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो इन्हीं 3 फ्रेम के अंदर आएगी। जैसे इसके अंदर कितने आएगा? 1, 2, 3 क्षेत्र। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्षेत्र आएंगे। और रेखाएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
यानी 7 कुल रेखाएं थी, इसमें से एक कम कर दिया तो वैद्युत क्षेत्र कितने बने हमारे 6। इस वाले में 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे यहाँ 6 रेखाएं हैं तो 5 वैद्युत क्षेत्र बनेंगे। इसमें कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। इनकी दिशाएं सभी की अलग अलग हैं। हमने कहा कि अगर सभी एक दिशा में हो, एक तल में हो ना, तो ये एक तल में तो हैं लेकिन एक दिशा में नहीं है। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहले में जो 2 रेखाएं दी हुई हैं, किन्हीं 2 रेखाओं के बीच में गैप बराबर है। इसका और इसका गैप, ये गैप बराबर, यानी ये वाला गैप जो हमारा ये गैप और ये इस तरह से सेम गैप है। अगर गैप सेम है तो परिमाण कैसा रहेगा? तो हमारा जो परिमाण रहेगा वो रहेगा नियत यानी कांस्टेंट। यानी जो वैद्युत क्षेत्र यहां पर होगा वही वैद्युत क्षेत्र यहां पर होगा, वही वैद्युत क्षेत्र यहां पर होगा। इन तीनों का जो मान होगा, जो इनकी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, कांस्टेंट वैल्यू तीनों के लिए। तो परिमाण कैसा होगा? नियत। कब रहेगा? यानी अब आप समझिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक ही तल में हो और उनकी दिशा एक हो तो उनके बीच की दूरी, यानी सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी यदि समान है तो परिमाण नियत रहेगा। तो इस कंडीशन से पहले वाली एग्जांपल हमारा परिमाण नियत हो गया। अब दिशा सभी की कहाँ है? सभी की दिशा एक ही तरफ है। ये हमने माना है। और अगर दिशा हमें न दी हो, से मान लिया हमें यहाँ पर दिशा नहीं दी गई, अब न दिशा दिया ना आवेश दिया। अगर आवेश दिया होता, जैसे आपको एक आवेश दिया होता प्लस क्यू, एक दिया होता माइनस क्यू, यहाँ पर हम प्लेस करते हैं, मान लो यहाँ पर दिया है प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, तो हम जानते हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो यहाँ से यहाँ तक चला आता। तो हम कह देते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो यूं करके होगी, इस तरह। अब जब आवेश ही नहीं दिए, न दिशा बताई गई, तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसी कंडीशन हम दिशाएं हम ज्ञात करते हैं कि एक दिशक है, द्विदिशक है, यानी एक दिशा में वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, दो दिशा में जा रहा है, या वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ समान रूप से फैल रहा है। यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए भी स्पर्शी खींचेंगे। स्पर्शी खींचिए आप यहाँ से यहाँ तक, यानी दिशा से दिशा की तरफ स्पर्शी जब इस रेखा पर खींची जाएगी, और जो हमारा बिंदु था वो बिंदु ये था, तो यहाँ पर स्पर्शी कैसे खींचेंगे? इस तरह से। ये हमारी पहली स्पर्शी बनेगी। ठीक इसी प्रकार इस बिंदु पर दूसरी स्पर्श रेखा, यहाँ पर तीसरी स्पर्श रेखा, और यहाँ पर चौथी स्पर्श रेखा। सभी स्पर्श रेखाओं की जो दिशाएं हैं वो एक ही हैं, उनकी दिशाएं नहीं बदल रही हैं। अगर इनकी दिशाएं न बदलें तो इसका मतलब ये इनकी दिशा समान होगी, यानी इनकी दिशाएं कैसी होंगी? समान, या दिशाएं भी नियत होंगी। पहले एग्जाम्पल में आपका वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी नियत आया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी नियत आई। अब आ जाते हैं दूसरे पर, नहीं, हम पहले आएंगे तीसरे एग्जाम्पल पर, वो आपको सबसे लास्ट में समझाएंगे। इसके बाद आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल में, इसमें एक समझने वाली चीज ये है, आपको ऐसा लगेगा कि इनके गैप जो है समान है, गैप समान है, ये जो दूरियां हैं बीच की ये इक्वल है। अगर दूरियां समान है तो परिमाण कैसा हो जाएगा? नियत। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। थर्ड वाले का जो परिमाण हमारा है वो नियत रहेगा, यानी कि इनके जो ई का मान है, जो वैद्युत क्षेत्र का मान रहेगा, वो सभी के लिए समान रहेगा। ये तो होगा हमारा इसका मैग्नीट्यूड। इसके बाद क्या करेंगे? हमें सबसे बड़ी कठिनाई आएगी दिशा ज्ञात करने में। अब आप कहेंगे सभी की दिशा तो एक ही है, क्योंकि जैसे ये सामने जा रही है वैसे ये सामने जा रही है। ऐसा नहीं। इस वाले एग्जाम्पल में समझने लायक चीज़ केवल इतनी है, जो इम्पोर्टेंट भी है, कि जब भी आपको इस तरह से कोई कर्व दिया जाए तो उसकी दिशा एक नहीं होती। कैसे नहीं होती? इस पर आप 2-4 बिंदु ले लेती है। एक बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया 0.1, एक बिंदु यहाँ पर लिया 0.2, इसी पर यहाँ ले लिया तीसरा बिंदु, फिर यहाँ पर लिया चौथा, इस जगह पर लिया पांचवा, यहाँ लिया हमने छठा बिंदु। 6 बिंदु मान लिए हमने। जैसे यहाँ पर हमने 4 बिंदु माने थे चारों रेखाओं पर, यहाँ हमने 6 ले लिए। अब सभी पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, और अगर स्पर्श रेखाओं की दिशा एक हुई, सभी स्पर्श रेखाओं की, तो दिशा हमारी कैसी होगी? तो नियतांक होगा, यहाँ पर दिशा भी नियत रहेगी। और यदि दिशाएं अलग अलग होंगी तो परिमाण तो समान रहेगा, दिशाएं बदल जाएंगी। खींचिए स्पर्श रेखा। अब इस कर्व पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु के अकॉर्डिंग ये होगी कुछ हमारी इस तरह से, जबकि इस बिंदु पर ऐसे, इस बिंदु पर हमारी स्पर्श रेखा निकलेगी इस तरह से,
इस बिंदु पर ऐसे, चौथे बिंदु पर जो आएगी वो थोड़े ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से, पांचवें बिंदु पर इसकी दिशा और ऊपर हो जाएगी ऐसे, और छठे बिंदु पर बिल्कुल नीचे की तरफ। ये हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई। अब इन स्पर्श रेखाओं की दिशाएं क्या है? इसकी दिशा है वो ऊपर की ओर, इसकी दिशा बिल्कुल सामने, इस बिंदु की दिशा थोड़ी सी ऊपर, इसकी थोड़ी सी नीचे की तरफ, चौथे बिंदु की जो दिशा थी हमारे इस वाले बिंदु की, ये लगभग पहले बिंदु के समान, यानी ये और ये दोनों एक जैसे। पांचवें बिंदु की दिशा कैसी है? ऊपर की ओर। एंगल अगर कर्व से लिया जाए तो लगभग 30 से 45 के बीच रहेगा, और छठे बिंदु की दिशा बिल्कुल नीचे की तरफ। यानी सभी स्पर्श रेखाओं की दिशाएं अलग अलग आई। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर स्पर्श रेखाएं एक ही दिशा में हों, कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, जैसे इस कर्व पर आप वापस फिर से आइए, आप यहाँ पर खींचिए तो भी स्पर्श रेखा यही रहेगी, यहाँ पर भी यही रहेगी, यहाँ पर भी यही रहेगी, यहाँ पर लेते हैं तो वो भी यही रहेगी। यानी सभी स्पर्श रेखाओं की दिशाएं एक, और यहाँ पर सभी स्पर्श रेखाओं की दिशाएं अलग अलग। तो परिमाण तो हमारा नियत था, और दिशाएं कैसी हो जाएंगी? असमान, यानी इसकी दिशा नियतांक नहीं होगी, नियत नहीं होगी। तो अगर इस तरह का आपको चित्र दिया जाए, इस तरह का फिगर आपको दिया जाए, कहा जाए विद्युत क्षेत्र रेखाएं गणना कीजिए, तो सबसे पहले उसकी दिशा बताएंगे हम। दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? स्पर्श रेखाएं खींचकर, और परिमाण कैसे निकालेंगे? उनके बीच के गैप को देखकर। तो हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल में अलग अलग रेखाएं दी हुई हैं। अब इस चित्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पूरे फिगर में कहीं भी हम गैप पता नहीं कर सकते। कैसे? आप किन्हीं 2 रेखाओं के बीच का गैप निकाल सकते हैं, लेकिन सभी रेखाएं एक तल में तो हैं लेकिन एक दिशा में नहीं है। देखने से भी लग रहा है, चाहे तो स्पर्शी खींच सकते हैं। जैसे हम सभी पर एक एक बिंदु मान लेंगे, जैसे पिछले चित्रों में किया था, 1 2 3 4 5 6। स्पर्शी खींचिए यहाँ पर, तो इसकी स्पर्शी कुछ इस तरह से, इसकी इस तरह पे आएगी, इसकी यहाँ पर निकलेगी, ये इस तरह, ऐसे और ऐसे। सभी की दिशाएं अलग अलग हैं, तो सभी की दिशाएं अलग होने से इसकी दिशाएं कैसी हो गई? असमान हो गई, यानी दिशा इसकी असमान है, नियत नहीं है। और परिमाण, 2 क्षेत्र रेखाओं के बीच का गैप ये है, तो अगली वाली 2 क्षेत्र रेखाओं के बीच का गैप थोड़ा कम हो गया। इसके बाद इन दोनों का गैप ये थोड़ा अलग, इन दोनों के बीच में गैप सीधा हो ही नहीं सकता ऐसे करके, और इन दोनों के बीच में कोई गैप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं ही अलग हैं। मान लिया एक प्लेन में इस तरह एक विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ जा रही हो, एक इस तरफ जा रही हो, तो आप क्या करेंगे? फिर उनके बीच की लंबवत दूरी ली जाती है, यानी इनका यहाँ से लेकर इस बिंदु तक की दूरी ये मापेंगे हम इस वाले को। तो ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई। यानी इस एरिया में, इस वाले एरिया में 3 रेखाओं के लिए हम किसी भी मान की गणना नहीं कर सकते। तो परिमाण कैसा होगा? इसका परिमाण भी हमारा रहेगा असमान। इन दूसरे वाले इस एग्जाम्पल में क्या था? न तो इसकी दिशाएं एक जैसी थी, न तो दिशाएं नियत थी, और न ही इसके परिमाण नियत थे। इसके बाद हम आते हैं चौथे वाले पर। चौथे एग्जाम्पल में क्या? चौथा एग्जाम्पल कुछ कुछ पहले की तरह, दिशाएं सबकी एक हैं, एक हैं नहीं है। कैसे? यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसे जाएगी, इसकी स्पर्श रेखा ऐसे, जबकि तीसरी लाइन की स्पर्श रेखा थोड़ा सा नीचे की ओर, चौथे की भी इसी दिशा में। पांचवी रेखा की स्पर्श रेखा थोड़ा ऊपर जाएगी, छठे की बिल्कुल सीधी, और सातवें वाले की हल्का सा नीचे की ओर। इन सभी स्पर्श रेखाओं की कंडीशन अलग अलग है। अगर ये सभी एक दिशा में होती ठीक इसकी तरह तो मान नियत होता हमारा। क्योंकि सभी की दिशाएं अलग अलग हैं, 1 2 3, इसकी ये थोड़ी नीचे की ओर है। अलग कौन सी हैं? एक तो ये वाली हमारी, ये वाली, ये 3 अलग निकल आई। तो इसकी दिशा कैसी होगी? चौथे वाले की दिशा इसकी हो गई असमान। अब परिमाण, परिमाण बहुत सिंपल, आप गैप इसका काउंट कीजिए। ये जो गैप है ये इस वाले दूसरे वाले गैप से बहुत बड़ा है, तीसरे वाले से भी बड़ा गैप है, और चौथा वाला गैप जो हमारा वो सबसे बड़ा गैप है। यानी दूरी चौथी और पांचवी क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक है। कहाँ पर? शुरुआती तल में, और अंत में आकर लास्ट में जहाँ पर इस रेखाएं समाप्त हो रही हैं
वहां पर ये कम हो जाता है। यानी इसमें तो किन्हीं दो रेखाओं के बीच की दूरी ही बराबर नहीं है। नहीं समझे? मतलब एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी इसमें यहां से लेकर यहां तक की समान थी, और जबकि इस एग्जाम्पल में क्या है, इसमें तो दो रेखाओं के बीच की दूरी ही अंत तक समान नहीं है। शुरुआत में कुछ ज्यादा थी, यहां पर आकर कम हो गई। तो इसकी जो परिमाण रहेगा वो कैसा रहेगा हमारा? असमान। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, आप ले सकते हैं, देखिए, समझिए इन्हें। 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। इसके बाद चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि दो चार्ज थे, एक प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों में क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती थी? प्लस से माइनस की ओर इनकी दिशा रही। अब जबकि दो चार्ज दिए होते हैं तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि दिशा कैसी रहेगी। अब अगर अकेला दिया हो तो मान लीजिए यहां पर आपको दिया है केवल एक पॉजिटिव चार्ज जिसके आसपास कोई भी दूसरा चार्ज है ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है जिसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। दोनों अलग अलग प्लेन्स में है, दोनों के तल अलग अलग। अब इनसे वैद्युत क्षेत्र, इनसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो मेरी समझ में 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप इसमें चाहे जितने बनना। कैसे? पहला क्वेश्चन ये कि क्या इनसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि क्या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी? कि आपने तो यही सीखा कि दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चलती है, नेगेटिव पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो अगर दोनों चार्ज अलग अलग हों, अलग अलग मतलब जहां पर पॉजिटिव चार्ज है इसके आसपास कहीं भी नेगेटिव चार्ज है ही नहीं या कोई दूसरा पॉजिटिव भी नहीं, तो क्या क्षेत्र रेखाएं बनेंगी? तो भी बनेंगी। कैसे बनेंगी? पॉजिटिव चार्ज की, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा कि अगर एक धनावेश रखा हुआ है उससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो चारों तरफ निकलेंगी, इस तरह से। सभी दिशाओं में जाएंगी, सभी दिशाओं में जाएंगी, आएंगी नहीं। यानी जब अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज अकेला रखा है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? वो धनावेश जहां पर रखा है वहां से अनंत तक, यानी ये दूरियां हैं, ये इनफाइनाइट तक जाएंगी, अनंत तक दूरी जाएंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, आएंगी नहीं, केवल और केवल जाएंगी। कहां तक? अनंत तक, जहां तक आप भेजना चाहें। ये कब होता है? जब एक पॉजिटिव चार्ज अकेला रखा होता है किसी प्लेन में, तब। यानी इससे निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं अनंत तक जाती रहेंगी। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आएंगी, इनकी जो दिशा रहेगी वो दिशा रहेगी ये। दोनों में अंतर क्या है? और देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपको शुरुआती कॉन्सेप्ट में शुरुआत में बता चुके थे हम कि पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जनरेट होती हैं, माइनस पर जाकर खत्म होती हैं। तो पॉजिटिव से तो निकलना शुरू होंगी, तो यहाँ भी पॉजिटिव से निकल रही हैं और निकल के अनंत तक जा रही हैं वो। और निगेटिव में के साथ क्या होता था कि पॉजिटिव चलती थी, निगेटिव पर खत्म होती है। यानी जो क्षेत्र रेखा है, रिसीवर जो एक तरह से कार्य करता है, रिसीवर हमारा क्या था? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर रिसीवर नेगेटिव चार्ज ही है, जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं वो माइनस चार्ज तरफ, यहाँ पर ही ऋणावेश रखा होगा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आकर रुक जाएंगी, वो उन्हें अपने पास खींचेगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज उन रेखाओं को जनरेट करके चारों तरफ फैला देगा। तो ये कुछ टॉपिक थे आपके, एक टॉपिक था आपका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा समझा दिया। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको इस वीडियो से समस्या हो, आपको कोई अगर प्रॉब्लम दिमाग में आती है, आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको हम वीडियो में दे दिया करेंगे।